जब हम घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, चाहे वह परिवार के साथ हो, फैमिली ट्रिप या शादी हो, और साथ में बच्चे हों या किसी काम से हम अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम जिस मकसद या जिस काम से घर से निकलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर होता है। लेकिन कुदरत कब किस्मत में कुछ नया मोड़ ला देती है, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता और हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो जो खास इंसान जो हमारा घर पर सही सलामत लौटने का इंतजार कर रहा होता है, उसे हमारी ऐसी खबर मिलने पर वह अंदर से बिखर जाता है और वह सोच ही नहीं पाता कि मेरे खास इंसान के साथ ऐसा कैसे हो गया। ये बात है दोस्तों 12 जून 2025, दिन था गुरुवार, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 1:38 पर रनवे नंबर 23 से उड़ान भरती है और इस प्लेन में लगभग 242 लोग सवार थे, जिनमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। जैसे ही यह प्लेन रनवे से फ्लाई करते हुए 20 से 25 सेकंड के अंदर 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, उसी दौरान 30वें सेकंड में ही यह विमान अपना संतुलन खो देता है और साथ ही साथ इस प्लेन का रैम एयर टरबाइन दिखाई देने लगता है। अगर आप रैम एयर टरबाइन के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यह विमान के नीचे एक छोटा पंखा लगा होता है जो केवल तभी बाहर आता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से प्लेन अपना पावर खो चुका था। जब प्लेन ने अपना कंट्रोल लूज किया और नीचे उतरने लगा, तब उनके पहिए और फ्लैप्स नीचे की ओर खुल चुके थे, मानो जैसे प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा हो। उसी दौरान प्लेन ने कंट्रोल टावर को मेडे नो पावर की इमरजेंसी कॉल भेजी। तब तक यह प्लेन अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास वाले बिल्डिंग पर जाकर टकरा चुका था। इस विमान हादसे में कुल 241 लोग जो विमान में सवार थे और 39 लोग जो ग्राउंड और कैंटीन में थे, उसी दौरान उनकी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है, जो उनके परिवार और पूरे देश के लिए बड़ी दुखद घटना बन गई। इस घटना में विमान में सवार विश्वास कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिश इंडियन हैं, उसी सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाई जो कि विमान के सीट नंबर 11A पर बैठे थे। वह किसी तरह इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकल पाए और उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आई। उन्होंने बताया कि 30 सेकंड में मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ऊपर वाले की दुआ थी कि किसी तरह मैंने अपनी जान बचा ली। वहीं विमान के ब्लैक बॉक्स CVR और FDR को हादसे के 3 दिन के अंदर ढूंढ लिया गया। जांच में अब तक इंजन फेल होना, बिजली की खराबी या फ्लैक्स और लैंडिंग गियर के कारण स्टॉल होने की आशंका जताई जा रही है। जांच में भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जैसे संगठन लगे हुए हैं। यह हादसा याद दिलाता है कि तकनीकी में कितनी भी उन्नति क्यों न हो, एक छोटी सी चूक या तकनीकी खराबी जिंदगी को पल भर में बदल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच में पूरा सच सामने आए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, क्योंकि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है, जो बड़ी ही दुख की बात है। दोस्तों, यह वीडियो तैयार करने में मुझे बड़ी मेहनत और रिसर्च करनी पड़ी है, क्योंकि इस घटना से रिलेटेड कई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी फैला हुआ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआती जांच से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक ने शायद इंजन पर असर डाला हो, जिससे दोनों इंजन फेल हो गया हो। साथ ही फ्लैक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम या टेक्निकल गैप भी शामिल हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से बताया जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट आने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। वहीं हादसे के बाद एयर इंडिया ने अहमदाबाद में इमरजेंसी सेंटर खोला और पीड़ितों के परिजनों को तुरंत सहायता प्रदान की और टाटा ग्रुप ने प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही घायलों का इलाज और हॉस्पिटल की मरम्मत का भी जिम्मा लिया। हालांकि अब तक कुल 251 शवों की पहचान हो चुकी है और 245 परिवारों को जल्द ही मृत शव सौंपे जा चुके हैं। वहीं 60 विदेशी यात्रियों की पहचान एवं 100 उनके परिवार के पास विदेश भेजे जा रहे हैं। DNA मैचिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है और उन परिजनों को आगे जानकारी दी जा रही है। इस दुखद घटना ने कई परिवारों के जीवन को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। कुछ के लिए जैसे दर्द इतना गहरा है कि वे अभी तक भावनाओं से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस विमान दुर्घटना की पूरी जांच अभी जारी है
और ब्लैक बॉक्स उत्थान तथा तकनीकी विश्लेषण से बारीक वजह सामने आने की उम्मीद है। लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि संभावित रूप से 2 इंजन फेलियर संभवतः बर्ड स्ट्राइक या तकनीकी खराबी से पूरे घटना का केंद्र बिंदु हो सकता है। पीड़ितों को न्याय और परिवारों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस हादसे में बचे हुए विश्वास कुमार रमेश ने अपने इंटरव्यू में बेहद संवेदनशील और भावनात्मक प्रतिक्रिया दी थी, जिनमें वह अपनी सोच जाहिर करते हुए कहते हैं कि वह क्यों जिंदा हैं, जबकि उनके भाई नहीं। यहाँ उनके पहले और सबसे महत्वपूर्ण बयानों का सार है। वे भाई के पास बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीट उपलब्ध नहीं थी और क्रैश में उन्हें नहीं बचा पाए। इस बात पर वे अपने भाई के लिए बहुत गहरा गिल्ट महसूस कर रहे थे। उनकी शारीरिक रूप से तो स्थिति ठीक है, लेकिन अंदर से उनका यह कहना है कि काश मैं जिंदा ना होता। यह उनके गहरे गिल्ट को दिखाता है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उन्होंने अपने भाई अजय का कॉफिन उठाने में मदद की, एक सजीव अनुभव जो उनकी आंतरिक पीड़ा को उजागर करता है। अब बात करते हैं भूमि चौहान नामक 28 वर्षीय ब्रिटिश महिला की, जो ट्रैफिक में फंसकर AI-171 उड़ान मिस कर गई और इसी चूक ने उसे इस विमान हादसे में शामिल होने से बचा लिया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक में फंसने की वजह से वह सिर्फ 10 मिनट देर से एयरपोर्ट पहुंची, जबकि बोर्डिंग समय खत्म हो चुका था। इस कारण वह सेट 36G तक पहुंची ही नहीं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा शरीर सच में कांप रहा था। अब मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। उन्होंने इसे एक चमत्कार बताया और कहा कि उन्हें गणपति बप्पा की कृपा के लिए धन्यवाद है। इस घटना के तुरंत बाद राजकोट के 20 वर्षीय प्रथम वर्ष MBBS छात्र पार्थ सोलंकी ने बताया कि क्रैश की तेज आवाज के बाद एयर हॉस्टल के कैंटीन में आग और मलबे ने जगह घेर ली। उसी दौरान उन्होंने सारे रूम्स से मैट्रेस निकाली और जोर जोर से नाम पुकारते हुए फंसे हुए दोस्तों को छलांग लगवाकर नीचे उतारा। इस बहादुरी ने कई जानें बचाई और मेडिकल के कई इंटर्न और रेजिडेंट जैसे नवीन चौधरी और अक्षय जाला ने कई जख्मी साथियों को उठाकर कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर या सिविल हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने खुद चोटों के बावजूद बिजली सी जलती पहली प्राथमिक उपचार शुरू कर दी, जिससे मारे गए लोगों की संख्या कम हुई। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए, ताकि जब कभी भी आप प्लेन में सफ़र करें तो यह जानकारी आपके काम आए। तो चलिए जानते हैं कि DGCA का 360 डिग्री स्पेशल ऑडिट क्या है। तो DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो सिर्फ एक एयरलाइंस या एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे एविएशन इकोसिस्टम की जांच एक साथ कर रही है, जैसे कि एयरलाइंस, एयरपोर्ट, MRO, मरम्मत, ट्रेनिंग स्कूल, ग्राउंड हैंडलिंग और एयर नेविगेशन आदि। अब सेक्टर्स को एकीकरण और सिस्टम व्यापी जांच के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यह केवल विमान या एयरपोर्ट का निरीक्षण नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर समीक्षा है। इससे सुरक्षा के छुपे हुए कारणों को उजागर किया जा सकता है और ठीक तरीके से सुधार लागू किया जा सकता है। एक छोटी सी यह चीज़ भी जान लो कि ऑडिट टीम कैसी होती है। प्रत्येक एडजेक्ट डोमेन का जानकार विशेष रूप से शामिल होता है। यह पारंपरिक सिलो तरीके से हटकर एक एकीकृत दृष्टिकोण लाता है, जिससे विमान सुरक्षा के सभी छिपे हुए पहलुओं पर गहन और सटीक निगरानी होती है। सिलों का मतलब होता है अलग अलग हिस्सों में बांटकर काम करना, जहां एक डिपार्टमेंट टीम अपनी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और डिसीजंस दूसरी टीम के साथ शेयर नहीं करती। यह कठिनाइयां पैदा करती है। सही तरीका क्या हो सकता है? क्रॉस फंक्शन टीम बनाना, जिसमें लोग अलग फंक्शन के साथ मिलकर काम करें। शेयर्ड गोल्स तैयार करना, जिससे सब सेम डायरेक्शंस में चलें। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स रखें, जिससे टीम एक दूसरे से जुड़े रहें। सब डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, एयरपोर्ट, MRO, ट्रेनिंग, नेविगेशन एक दूसरे से मिलकर काम करें, ताकि छुपी हुई गलतियां सामने आ सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।